Hello, good morning. Welcome to my Pathshala. Now we have done 11th question of NCERT's back exercise of chapter solution class 12. Next question is state Henry's law and mention some important applications. What is Henry's law? Henry's law is basically P is proportional to X. Simply you have to translate it into English. What does it state? It states that the partial pressure of gas in vapor phase is directly proportional to mole fraction of gas in the solution. Suppose this is cold drink bottle, right? यहाँ तक आपकी कोल्ड ड्रिंक फुल है और ऊपर स्पेस जो है एम्प्टी है. जो गैस यहाँ पड़ी है उसका प्रेशर जो गैस अंदर घुली है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. To remove this, we have to introduce one constant. That constant we have introduced Kh, where Kh is Henry's constant. और applications क्या है Henry's law की? To minimize the painful effect accompanying the decompression of deep sea divers bends, oxygen diluted with less soluble helium gas is used as breathing gas. You know जो scuba divers होते हैं ना अपने साथ जो लिक्विफाइड एयर लेके जाते हैं उसमें हम हीलियम मिक्स कर देते हैं. वाई सो? बिकॉज हीलियम जो होती है वो लेस सोल्यूबल होती है ब्लड में. अगर हम हीलियम मिक्स नहीं करेंगे तो नाइट्रोजन इतने प्रेशर पर हमारे ब्लड में चली जाती है. नेक्स्ट है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर. अगर आप चाहते हैं आपकी कोल्ड ड्रिंक में ज़्यादा CO2 डिजॉल्व हो तो उस बॉटल को आप सील करेंगे अंडर हाई प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सोल्यूशन कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ इथेन इज 1 bar. इफ द सोल्यूशन कंटेन्स 5 × 10⁻⁻2 ग्राम ऑफ इथेन देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस. अगर हम स्टेटमेंट को देखें, ज़्यादा दिल से मत लगाओ स्टेटमेंट को. सिंपली यू सी मास इज गिवन एंड प्रेशर इज गिवन. नेक्स्ट टाइम मास इज गिवन एंड प्रेशर इज आस्क्ड. तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा? m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p वाला. इन अदर वर्ड्स वी कैन से द फॉर्मूला यूज्ड इज m1/m2 इक्वल टू p1/p2. ये आपका m1 है, दिस इज m2, दिस इज p1 एंड p2 यू हैव टू कैलकुलेट. सिंपल. हमेशा न्यूमेरिकल में क्या किया करते हैं, स्टेटमेंट को देखो और ये सोचो कि क्या गिवन है और क्या निकालना है, दैट्स इट. और उसके बाद फॉर्मूला लगा दो, नथिंग एल्स यू हैव टू डू. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the positive and negative deviation from Raoult's law and how is the sign of delta H mixing related to positive and negative deviation from Raoult's law. देखो Raoult's law क्या था, अगर हम देखें टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इट वाज इक्वल टू PA + PB. मीन्स अगर आपने दो कंपोनेंट लिए हैं किसी भी कंटेनर में और जो उसका वेपर प्रेशर है पूरे सॉल्यूशन का, दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा. लेकिन जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसमें जो PS है ना, PS दैट इज़ मोर देन PA + PB और नेगेटिव डेविएशन में लेस हो जाएगा. अनदर इट सेज कि डेल्टा H मिक्सिंग, यू नो डेल्टा H मिक्सिंग भी मोर देन 0 है, राइट. सो इसके एग्जाम्पल्स हैं. देखो दोज नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन विच द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट A and B इज हायर देन कैलकुलेटेड फ्रॉम Raoult's लॉ शो पॉजिटिव डेविएशन. मीन्स कहते हैं टोटल वेपर प्रेशर दोनों के सम से ज़्यादा हो तो उसे हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर वाटर एंड इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म एंड वाटर, इथेनॉल एंड CCl4. आप इसको तो याद रख ही सकते हैं, शराब में पानी डाल के बहुत लोग पीते हैं तो इतना बहुत है, याद कर लो. एस्टिक एसिड एंड टॉल्वीन, एसीटोन एंड इथेनॉल, मीथेनॉल एंड वाटर. डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगा? ऑफकोर्स पॉजिटिव. रीज़न क्या है कि वेपर प्रेशर पहले से बढ़ क्यों जाता है? जब हम A और B को मिक्स करते हैं तो जो AB इंटरेक्शन होती है ना वो AA और BB से वीकर होती है. अब वीक इंटरेक्शन होगी तो वेपर्स ज़्यादा सारे बनाएगा. इसलिए नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's लॉ. नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है? सब कुछ नेगेटिव होगा. जो पार्शियल प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट A इज फाउंड टू बी लेस देन द कैलकुलेटेड फ्रॉम Raoult's लॉ एंड एडिंग द सेकेंड कंपोनेंट B टू A. तो जो टोटल वेपर प्रेशर है, इनडायरेक्टली सारी बात का मतलब क्या निकलता है इतनी लंबी स्टोरी का कि PS इज लेस देन PA + PB. मीन्स दो कंपोनेंट A और B को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों के सम से कम आएगा. ये नेगेटिव डेविएशन का मीनिंग होता है. एग्जाम्पल्स हैं वाटर एंड एसिड. वाटर में एसिड डाल दीजिए, HNO3 वाटर, एस्टिक एसिड. अब ग्राफ को देखिए, जो डॉटेड दिखाया गया है,
जो डॉटेड दिखाया गया है वो ये एज्यूम करते हैं अगर सॉल्यूशन आइडियल होता तो ग्राफ ऐसा आता जो हमने ये दिखाया है, बट ग्राफ हर बार इससे नीचे जा रहा है। देखो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ये ग्राफ है नेगेटिव डेविएशन का। इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है? ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हम ए और बी को मिक्स करते हैं तो जो ए बी की इंटरेक्शन है वो ए और बी की इंटरेक्शन से स्ट्रांग होगी मीन्स एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, वेपर्स बनाने नहीं देंगे, तो वेपर्स कम बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट exerts a pressure of 1.004 bar at normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of the solute? यहाँ पे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर नहीं दिया हुआ, दैट इज मिसिंग। एनसीईआरटी नॉर्मली नहीं देती। ये देखो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ये है, अगर एग्जाम में आएगा तो इट विल बी गिवन। सबसे पहले ये समझते हैं नॉन वोलेटाइल। मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू कि जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला हो तो फॉर्मूला पॉस्पो वाला लगेगा। अब ये पॉस्पो कैसे है? इसको हमने पीए लिखा है क्योंकि यहाँ पे पी एस पी ए के इक्वल होता है। इसको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कहते हैं, तो हम इसको नॉर्मली पॉस्पो कहते हैं। पॉस्पो का मतलब होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स बी। ये सिर्फ याद रखने के लिए, पॉस्पो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और प्योर वाटर का, ये एक्स बी के इक्वल होता है। और एक्स बी किसके इक्वल है? इसके इक्वल, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जब तक आप मेरी वीडियोस लेक्चर वाली नहीं देखोगे तो टर्म्स समझ में नहीं आएंगी। आपको एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज केवल तभी करनी चाहिए जब आप मेरी वो वीडियोस, मेरी नहीं कोई भी नोट्स पढ़ लो, मतलब कंटेंट आपको क्लियर होना चाहिए। आप किसी भी टीचर का वीडियो देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेल पी नॉट क्या है? 1.013 माइनस 1.004 अपॉन 1.013 इक्वल टू 2% का मीनिंग होता है कि 2 ग्राम तो सोल्यूट है और 98 ग्राम वाटर है, यानी कि सॉल्वेंट है, राइट। तो सॉल्वेंट एक्वस लिखा हुआ है तो सॉल्वेंट का मतलब वाटर है यहाँ पे। तो 1.013 माइनस 1.004 अपॉन पो इक्वल टू 2। ये गिवन मास जो है ना सोल्यूट का 2 है। मोलर मास वी हैव टू कैलकुलेट because it is written in the numerical and 98 gram is water, its molar mass is 18। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने डब्ल्यू बी अपॉन एम बी यहाँ से हटा क्यों दिया? बिकॉज डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज मच लेस देन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। नॉर्मली सॉल्यूशन ऐसा माना जाता है ड्यू टू कन्वेंशन कि अगर सॉल्यूशन 5% से डाइल्यूट है तो हम नॉर्मली इन कंपैरिजन टू द सॉल्वेंट सोल्यूट के वेट को या नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। बस इससे आपका एम बी कैलकुलेट हो जाएगा। Next question. Heptane and octane form an ideal solution at 373 Kelvin. The vapor pressure of two liquid components are इतना and इतना. Means हेप्टेन का वेपर प्रेशर इतना है, प्योर हेप्टेन का, प्योर ऑक्टेन का इतना है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर? दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? गिवन क्या है कि हमने 26 ग्राम हेप्टेन को 35 ग्राम ऑक्टेन में मिक्स किया है। तो पी नॉट हेप्टेन दिस वन, पी नॉट ऑक्टेन दिस वन गिवन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। 26 मास दिया हुआ है और हेप्टेन का फॉर्मूला होता है C7। हेप्टेन मीन 7 होता है, H डबल से 2 एक्स्ट्रा होंगे 16, और ऑक्टेन का फॉर्मूला है C8 H18, राइट। तो इसका मोलर मास है 114, इसका मोलर मास है 100। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। व्हाई डिड वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स? वी जस्ट वांटेड टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अब हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन ऊपर रखो, नीचे हेप्टेन और ऑक्टेन के नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। 0.458 आ जाएगा। मैंने कितनी आसानी से बोल दिया कि आप सॉल्व कर लेंगे। पूरी जान निकल जाती है इसको सॉल्व करने को, यानी कि मोल फ्रैक्शन करना हो तो इट टेक्स टाइम। एनीवेज एन ऑक्टेन क्या है? सिंपली एक्स ऑक्टेन। जो मोल फ्रैक्शन आपका हेप्टेन का है ना, इसको 1 में से माइनस कर दो, आपका ऑक्टेन का आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। पी हेप्टेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन कितना है? हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन ये इनटू इसका जो ऊपर वेपर प्रेशर दिया हुआ था ये आ गया, राइट। किलो पास्कल का किलो पास्कल रहने दो बिकॉज दोनों किलो पास्कल में थे और क्या फ़र्क पड़ता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन कितना है? ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर ऑक्टेन का वेपर प्रेशर, मल्टीप्लाई किया ये आ गया। इन दोनों को ऐड कर दो, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। नेक्स्ट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इतना है, यानी कि पो इतना है।
कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन इट. इट मीन्स PS पूछना जाता है. पहले हम फॉर्मूला लगा देंगे, पॉस्पो इज इक्वल टू XB. बट सरप्राइजिंगली कि मोल फ्रैक्शन तो दिया नहीं हुआ. कोई बात नहीं, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि मोल फ्रैक्शन को हम मोलालिटी से भी निकाल सकते हैं. सॉरी, M/M प्लस 55.5. अगर आपका सॉल्यूशन वाटर में बना हुआ है तो दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड. तो इस मोलालिटी 1 मोलल को यहाँ रखो, 1 को यहाँ 56.5 हो जाएगा. P0 हमारा 12.3 है, ये P0 भी 12.3 है और PS आप कैलकुलेट कर लेंगे. इट्स सो सिंपल. देखो वही किया हुआ है. 1000 क्यों? बिकॉज 1 मोलल का मतलब ही होता है कि 1 kg आपने सॉल्वेंट यूज़ किया है और हियर इन दिस केस द सॉल्वेंट इज़ वाटर, सो 1000/18 आ जाएगा. सो दिस इज़ यू हैव टू कैलकुलेट. 18 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. मोलर मास इज गिवन. व्हाट शुड बी डिजॉल्व्ड इन विच शुड बी डिजॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80 डिग्री. ध्यान से समझो. कहता है कि 40 ग्राम मोलर मास है, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है. हम उसका कितने ग्राम ऐड करें 114 ऑक्टेन में कि वेपर प्रेशर रिड्यूस होके इतना हो जाए 80%. ठीक है, रिड्यूस टू 80% का मतलब है प्योर वेपर प्रेशर तो 100 है और हो गया सॉल्यूशन का कितना है 80 हो गया. तो ये आ जाएगा 20/100. तो WB/MB, WB निकालना है हमें, कैलकुलेट करना है. 40 गिवन है. अब यहाँ पर भी आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा है. 114 ग्राम ऑक्टेन दे रखा है और ऑक्टेन का मोलर मास भी 114 होता है. हमने पुट किया तो WB कैलकुलेट हो जाएगा. नेक्स्ट है, आ सोल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम वाटर हैज़ वेपर प्रेशर ऑफ इतने किलो पास्कल 2.8. कहता है उसी सॉल्यूशन में हमने 18 ग्राम वाटर और डाल दिया, यानी कि सोल्यूट तो आपका उतना है और हमने वाटर और ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हो गया 2.9 किलो पास्कल. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर. हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो पॉस्पो वाला फॉर्मूला लगाएंगे. इस पॉस्पो को हम 1 - PA/P0A भी लिख सकते हैं. हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि न्यूमेरिकल सिंपल हो जाएगा. दूसरी बात, ये जो WB/MB है ना, यहाँ पे हमने इग्नोर कर दिया. क्यों? ये बहुत लेस है इसलिए. ओके, 1 - PA/P0A. PA तो दे रखा है 2.8 किलो पास्कल, यहाँ लगा दो. 30/M इंटू 90/18. ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. सी, इट केम आउट टू बी 2.8/P0A इक्वल टू M-6/M. सिमिलरली 1.29 वाला भी निकाल लेंगे. याद है उसमें हमने 18 ग्राम और वाटर डाला था, तो 90 से हो गया 108 और सारा कुछ सेम है. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा. डू वन थिंग कि इसको इससे डिवाइड कर दो. मीन्स 2.8 वाला था ना, उसको 2.9 से डिवाइड कर दो. P0 कट जाएगा और आपके पास आएगा M-6/M-5. ये आ जाएगा. इसकी हेल्प से आप M निकाल लो. ये आ जाएगा आपका 34 ग्राम. उसके बाद इसी इक्वेशन में M की वैल्यू पुट कर दो. ये वाली थी ना, या इसमें पुट कर दो. M की वैल्यू पुट करोगे तो P0A आ जाएगा. सिंपल. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 20. 5% ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट इतना. कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन. ऑलवेज रिमेंबर, जब किसी न्यूमेरिकल में दो सॉल्यूशन की बात की जाए, दो फॉर्मूले की बात की जाए, लेकिन कुछ ना कुछ सेम हो, लाइक दोनों को डिसॉल्व किया वाटर में, तो आप एक काम करो, ये फॉर्मूला लगाओ दोनों के लिए, लगा के और इनको डिवाइड कर दो. बेस्ट मेथड होता है, एक का फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, दूसरे का निकालना है. KF दोनों का सेम होगा क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है. और डेल्टा TF एक का गिवन है कितना, 271 हो गया. प्योर वाटर का होता है 273.15. इसमें से ये माइनस करोगे डेल्टा TF आ जाएगा. इसमें से ये माइनस करोगे डेल्टा TF आ जाएगा. वो यहाँ पुट करो. KF की वैल्यू पुट मत करो. अच्छा, मोलालिटी इसको ओपन करो. 5% केन शुगर है, 5/342 इंटू 1000/95. ये मोलालिटी का फॉर्मूला आ गया. ग्लूकोज के केस में ये नहीं गिवन है और KF इंटू 5/180 इंटू 1000/95 दोनों को डिवाइड कर दो. डिवाइड करते ही KF से KF कट जाएगा. 5 से 5, 1000 से 1000, 95 से 95,
कट गया, आपके पास ये बच गया 2.15 अपॉन डेल्टा टी एफ 180 अपॉन 342। ये आपका ग्लूकोज का डिप्रेशन आ गया फ्रीजिंग पॉइंट में 4.085। इसको 273 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख लो या स्लो करके देख लो। 2 elements A and B form compounds having formula AB2, AB4. When dissolved in 20 ग्राम बेंजीन 1 ग्राम ऑफ AB2, ये सोल्यूट है 1 ग्राम, सोल्यूट का मास है, ये सॉल्वेंट का मास है। AB2 ने लोअर किया फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन, यानी कि डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है। और जब हमने 1 ग्राम AB4 का लिया तो बॉइलिंग डेल्टा TF आया 1.3 केल्विन। हमें कहता है KF की वैल्यू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू है, ये मोलर नहीं है, मोलल है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल। कैलकुलेट एटॉमिक मासेस ऑफ A and B। डू वन थिंग, पहले ना डेल्टा TF वाला फॉर्मूला लगाओ, पहले मोलर मास निकालोगे आप AB2 का, ठीक है, ये देखो मोलर मास निकल गया AB2 का। फिर आप यही फार्मूला AB4 में लगाएंगे, AB4 में 2.3 की जगह आपका आएगा 1.3, राइट। तो इस तरीके से आप इसका निकाल लेंगे मोलर मास। आप खुद ही बताओ कि AB4 का जो मोलर मास है उसमें अगर हम AB2 का मोलर मास माइनस कर दें तो B2 का आ जाएगा, आएगा ना, ऑफकोर्स आएगा। देखो AB4 में से अगर हम AB4 ये रहा, अगर हम AB4 में से AB2 माइनस कर दे तो B2 का आ जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो B का आ जाएगा। कितना सिंपल है, राइट। अच्छा, इन्होंने पता नहीं कौन सा मेथड किया है, ये रहा हमारा B आ गया, फिर उस B को उसमें पुट कर दो आप उसमें AB2 में, तो आपको यह निकल आएगा आपका, ठीक है। तो एटॉमिक मास A का हो गया 25.56 ग्राम और B का आपका ये निकल आया है। ओके, नेक्स्ट है at 300 Kelvin 36 gram glucose is present in a liter of its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar. If the OP of solution is इतना then same temperature what would be its concentration। मैंने बोला ना जब 2 बार चीज़ें दे रखी हों तो डिवाइड कर दिया करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा π1 अपॉन π2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्यों? बिकॉज वी ऑल नो पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। π1 गिवन है आपका 4.98 और जो π2 है वो 1.5 है, और पहले का दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स यानी कि कंसनट्रेशन 36/180, और दूसरे की कंसनट्रेशन क्या है आपको कैलकुलेट करनी है, और राइट तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 0.061 मोल पर लीटर आ जाएगा। Suggest the most important type of intermolecular attractive interaction in the following pairs. Before proceeding or going to the solution, let me tell you whenever any molecule is non-polar. अब n-हेक्सेन non-polar है, कैसे पता चला? जिस कंपाउंड में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो non-polar ही होता है। non-polar के लिए वर्ड यूज होता है induced dipole, और अगर कोई पोलर है जैसे कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन गिवन है तो उसके लिए वर्ड यूज होगा डाइपोल, और अगर कोई आयोन है तो उसके लिए वर्ड यूज होगा आयोन, राइट। अब n-हेक्सेन और n-ऑक्टेन दोनों कौन है? नॉन पोलर, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन का नाम है इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। अब आप सोचेंगे कि बुक में तो डिस्पर्शन दे रखा है, यस दोनों का मीनिंग एक ही होता है। इसका दूसरा नाम है इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसका तीसरा नाम भी है, उसका नाम है लंडन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस भी इसी को कहते हैं, 3 नाम है इसके, इंड्यूस्ड डाइपोल, डिस्पर्शन फोर्स एंड लंडन फोर्सेस। डोंट गो फॉर माई हैंड राइटिंग प्लीज। I2 and CCl4 बोथ आर वंस अगेन नॉन पोलर, इसमें भी डिस्पर्शन फोर्स है। दिस इज नॉट द करेक्ट वर्ड क्योंकि वैंडरवॉल फोर्स इसके लिए भी यूज होती है, डाइपोल के लिए भी यूज होती है, तो करेक्ट वर्ड या तो डिस्पर्शन है या फिर इंड्यूस्ड डाइपोल है। NaClO4 वी ऑल नो इट इज आयोनिक इन नेचर, और वाटर पोलर होता है तो इसके बीच में इंटरेक्शन है आयोन डाइपोल। मीथेनॉल और एसीटोन अगर हम दोनों की स्ट्रक्चर बनाएं तो H बॉन्ड बन जाता है, तो इनके बीच में H बॉन्डिंग हो जाएगी। एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन बेसिकली दोनों पोलर हैं तो वर्ड यूज होगा डाइपोल इंटरेक्शन। बेस्ड अपॉन solute solvent interaction, arrange the following in order of increasing solubility in n-octane. We all know n-octane is non-polar. क्वेश्चन है कि n-octane में इनमें से सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी। लेट मी टेल यू, कोई नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर को ही पसंद करेगा, तो सबसे ज़्यादा डिजॉल्व होगा साइक्लोहेक्सेन क्योंकि दोनों में केवल कार्बन हाइड्रोजन है, और सबसे कम KCl बिकॉज KCl आयोनिक है,
अब बचे ये दोनों, इन दोनों में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा पोलर होगा, ये कम पोलर होगा, तो सबसे कम डिजॉल्व होगा KCl, देन CH3OH, देन दिस एंड दिस साइक्लोहेक्सेन। सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी साइक्लोहेक्सेन की होगी क्योंकि वो ऑक्टेन के जैसा ही है। Amongst the following compounds identify which are insoluble, partially soluble and highly soluble in water। देखो एक फंडा बताती हूँ, जिस भी कंपाउंड में 4 से ज़्यादा कार्बन होंगे और साथ में ऑक्सीजन होगा तो वो पार्शली सोल्यूबल होगा। अगर किसी कंपाउंड में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, भाई वो तो वाटर से नफरत ही करेगा क्योंकि वाटर को नॉन पोलर बंदे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। हाईली सोल्यूबल कौन होगा? जिसमें या तो 4 से कम कार्बन होंगे और साथ में OH होगा या COH होगा, वो बहुत ज़ोर से घुलेगा पानी में। अब देखो ध्यान से, फिनोल बेंजीन है, वाटर से हेट करता है बट OH कहता है नहीं नहीं चल पानी से बना लेते हैं H बॉन्ड, तो ये पार्शली सोल्यूबल है। टॉलविन बिल्कुल इनसोल्यूबल बिकॉज सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का बना है। फॉर्मिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HCOOH, बाप रे एक कार्बन और ऊपर से COH, वाओ बहुत जोर से घुलेगा ये वाटर में। इथाइलिन ग्लाइकोल में 2 कार्बन है और दोनों के ऊपर OH लगा है, बड़ी जोर से डिजॉल्व होगा वाटर में। क्लोरोफॉर्म सॉरी सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन का बना है, नहीं घुलेगा। पेंटेनॉल आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ, पेंट में 5 कार्बन होते हैं तो 4 से ज़्यादा होंगे तो वो वाटर हीटिंग होगा। भले ही ओल है वाटर को पसंद कर रहा है बट 5 कार्बन तो नहीं करेंगे ना, तो पार्शली सोल्यूबल है। ओके ये फंडा है। इफ डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज इतने ग्राम पर लीटर एंड कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ सोडियम प्लस आयोन्स पर kg ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ Na प्लस आयोन्स इन लेक। देखो मोलालिटी पूछी है तो फॉर्मूला लगा दो। गिवन मास मोलर मास 1000 अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, गिवन मास कितना है 92 लगा दिया। मोलर मास सोडियम का होता है 23, वी हैव पुट इट। 1000 फ्री का है। वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना है 1 किलोग्राम मीन्स 1000। लो जी आ गया आंसर। इफ द solubility product of CuS is इतना, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलरिटी ऑफ कॉपर सल्फाइड इन एक्वस सॉल्यूशन। यू नो मोलरिटी और solubility का मीनिंग सेम होता है। कंसंट्रेशन, मोलरिटी, solubility आर द सेम थिंग। solubility प्रोडक्ट इज गिवन। देखो कॉपर सल्फाइड जब वाटर में डिजॉल्व होगा तो Cu2 प्लस और S2 नेगेटिव में ब्रेकअप होगा। इस सिंबल का मतलब है इफ़ आई हैव टेकन 100 मॉलिक्यूल तो 100 के 100 नहीं डिजॉल्व होंगे, ये मतलब होता है इसका कि सारे नहीं होंगे, ये पार्शली सोल्यूबल है। इफ़ S इज़ द सॉल्युबिलिटी, मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है, कम है, तो KSP होगा दिस इंटू दिस, यानी कि कॉपर की कंसंट्रेशन इंटू सल्फाइड की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो KSP आ जाता है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब आप सोचेंगे इसको क्यों नहीं लिया, भैया ये सॉलिड है, सॉलिड की कंसंट्रेशन कभी भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पुट नहीं करते। सो KSP इज गिवन x इंटू एक्स, इसको x मान लिया हमने तो x निकाल दो, जो भी आंसर आएगा वो आपकी सॉल्युबिलिटी या कंसंट्रेशन या मोलरिटी कही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the mass percentage of aspirin, formula is given in acetonitrile when 6.5 gram of this यानी कि aspirin is dissolved in 450 gram of CH3CN। You know जिसकी परसेंटेज निकालनी हो, मास परसेंट एस्पिरिन का निकालना है तो एस्पिरिन का मास ऊपर आएगा 6.5 और नीचे दोनों का प्लस करके आएगा इंटू 100 और आपकी क्या निकल आएगी परसेंटेज। Next is nalorphine C19H21NO3 similar to morphine is used to combat withdrawal symptoms in narcotic user। इस लाइन का मतलब है जो नशा करते हैं उनके लिए नैलोरफिन मेडिसिन का काम करती है। विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब है कि वो उनके लिए मेडिसिन का काम करती है। डोज ऑफ नैलोरफिन जनरली गिवन इज 1.5 मिलीग्राम। Calculate the mass of 1.5 into 10 to the power minus 3 molar aqueous solution required for the above dose। Well, ये तो क्लियर है कि इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो मोलालिटी वाला अप्लाई होगा, राइट। तो मोलालिटी का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आप इसका मोलर मास देख लो, दैट वुड कम आउट टू बी 311 ग्राम, राइट। चलो अब मोलालिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। मोलालिटी के फॉर्मूले में वेट ऑफ द सॉल्वेंट आ जाएगा, बट हमसे न्यूमेरिकल में क्या पूछा हुआ है, वेट ऑफ द सॉल्यूशन हैज़ बीन आस्क्ड। वेरी सिंपल, ये मोलालिटी गिवन है, ये दिया हुआ था 1.5 मिलीग्राम, हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया।
अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन WA आएगा आपका 3.21 ग्राम, बट दिस इज़ द मास ऑफ सॉल्वेंट। उसने पूछा है मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सोल्यूट का मास कितना था, दिस वन, यानी कि 0.0015 ग्राम, और सॉल्वेंट का मास आया इतना, इसमें प्लस कर दो तो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इन मेथेनॉल। सिंपल फॉर्मूला लगा दो पहले, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम रहा 250, मोलर मास यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, दैट हैज़ कम आउट टू बी 122, इट्स कैलकुलेटेड हियर। मोलैरिटी इज गिवन 0.15, तो आप WB कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इंक्रीजेज इन द ऑर्डर गिवन बिलो। क्वेश्चन है कि एसिटिक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हमें कम मिला, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का ज़्यादा था, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का सबसे ज़्यादा था। तो इसका रीज़न क्या है? अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, अगर मैं एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल वाटर में डालती हूँ, इसके भी 100, इसके भी 100, तो आपको पता है ये मान लो 50 हैं जो ब्रेकअप होंगे, ये 60 ब्रेकअप होंगे, ये 70 ब्रेकअप होंगे। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो आयोन्स की संख्या वो इसमें है, फिर इसमें, और हमने यही बिल्कुल क्लियर है, जिसमें आयोन्स की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होगा उसका डिप्रेशन ज़्यादा होगा। सो इसीलिए ठीक है। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 1 ग्राम ऑफ दिस इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF वाला फॉर्मूला लगाना है, लगा दिया। KA क्यों दिया हुआ है? अब याद रखना, अगर आपने अब नॉर्मल मोलर मास पढ़ा है तो उसमें याद रखना जितने भी फॉर्मूले हैं ना, जैसे अब डेल्टा TF वाला था, आगे I लग जाएगा, I KF इंटू M। ये I कहाँ से आएगा मैं बताती हूँ। KA का फॉर्मूला होता है C अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला हुआ KA अपॉन C, राइट। और इस केस में I और अल्फ़ा का क्या रिलेशन है? अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस I प्लस N अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। N कितना है? इस इतने बड़े एसिड को अगर मैं वाटर में डालूंगी तो ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, ये सारा एक साथ रहेगा, H अलग टूटेगा, 2 आयोन्स बनेंगे तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी। अच्छा, अल्फ़ा कहाँ से आएगा? KA की वैल्यू से, देखो यहाँ पुट किया हुआ है, KA का फॉर्मूला C अल्फ़ा स्क्वायर, वैसे तो 1 माइनस अल्फ़ा भी होता है बट नीचे वाला अल्फ़ा कम होता है तो हम पुट नहीं करते। तो हमने C कौन है? कंसंट्रेशन को C कहते हैं, यानी कि मोलैरिटी या मोलैलिटी को C कहते हैं। तो पहले मोलैलिटी निकाली हुई है, मोलैलिटी में गिवन मास 10 ग्राम, मोलर मास 122.5, 1000 अपॉन 250, आपकी ये मोलैलिटी आ गई। तो C की जगह पे आप ये पुट करोगे, और अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा निकालना है, KA इज़ गिवन, तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेंगे। अल्फ़ा कैलकुलेट करने के बाद, ओ वेरी सॉरी, आई शुड पुट हियर I, ये I होता है। अब इसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, N मैंने बता दिया 2 होता है, तो आपका I कैलकुलेट हो जाएगा। ये वाला I फिर आप यहाँ पुट कर देना। वेल, आगे देखते हैं। अल्फ़ा 1 माइनस, ये एक ही बात है, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो सेम वही बात है, सेम, चाहे मेरे वाले मेथड से करो चाहे ये लेंदी वाले से करो, इज़ द सेम थिंग। I कैलकुलेट हो जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू I ये रहा, KF वॉज गिवन 1.86, और मोलैलिटी हमने अभी कैलकुलेट करे थी, डेल्टा TF कैलकुलेट हो जाएगा। ये सारे अब नॉर्मल मोलर मास वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOH इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड इज 1.0 डिग्री C, कैलकुलेट द वैन ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द फ्लोरोएस्टिक एसिड। अब इसमें करना क्या है? डिप्रेशन बोल दिया उसने, फ्रीजिंग, तो फॉर्मूला तो लगा ही दो पहले। सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, राइट। तो फॉर्मूला आप लगा दीजिए। आप एक काम कीजिए, इसमें उसने कहा डिप्रेशन एवरीथिंग वाज गिवन, ये इस तरीके से करते हैं, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। I यहाँ पुट कर दो पहले, तो डेल्टा TF गिवन है, KF गिवन, एवरीथिंग इज़ गिवन, आप सीधा I कैलकुलेट करिए, I आ जाएगा हमारा 1.0753, और उसके बाद आप ये देखिए, करने की ज़रूरत नहीं है, KA इज़ इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर ही होता है, राइट, नॉर्मली। क्यों? क्योंकि हमेशा ये 2 में टूटेगा, इसलिए अगर ज़्यादा होगा तो वो चेंज भी हो सकता है। तो KA इज़ इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा कैसे निकालेंगे? वही 1 माइनस जो मैंने बताया था, अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस N अल्फ़ा, N यहाँ पर भी 2 है, तो
सॉरी आई, तो आई आपने ऊपर से कैलकुलेट करा, यहाँ पुट कर दो तो आपसे अल्फ़ा आ जाएगा। अगर आपका अल्फ़ा आ गया उसको सी से मल्टीप्लाई कर दो, सी इतने पोर्शन को कहते हैं मोलैलिटी को, इससे मल्टीप्लाई कर दो आपका के ए आ जाएगा। दो इट्स वेरी लेंदी न्यूमेरिकल बट एक बार तो कर लेना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 Kelvin इज 17.535 mmHg. Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 gram of glucose is dissolved in 450 gram of water. राइट, ग्लूकोज नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होता है और वेपर प्रेशर की कहानी आ गई तो फॉर्मूला पॉस्पो वाला लगेगा। पॉस्पो इज इक्वल टू एक्स पी। हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है, नहीं सॉल्यूशन का करना है, जब ग्लूकोज डिजॉल्व कर लेंगे तब करना है। तो पी नॉट कितना है, इतना, तो आप पी नॉट की जगह पे लिखेंगे 17.535 और पी ए या पी एस हमें कैलकुलेट करना है। एक्स बी का क्या मतलब है, गिवन मास 25, मोलर मास 180 और उसके बाद मास ऑफ द सॉल्वेंट यानी कि आप 1000 अपॉन नो 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 ये कैलकुलेट करा हुआ है ऐसे 25 अपॉन 180 यानी कि एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने नहीं लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ले लिया। ये करके यहाँ से आपका एक्स बी आ गया, इस एक्स बी को यहाँ पुट कर दो। ये बुक में थोड़ा और तरीके से दिया होता, थोड़ा सिंपल भी कर सकते हो, तो वैल्यूज़ पुट करके एक बार उसके बाद भी आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आ गया आपको। पी नॉट की जगह पे आपको लगाना है 17.5, यहाँ भी पी नॉट होना चाहिए था, फिर पी नॉट की जगह आपको लगाना है 17.535, इसको छोड़ देना और ये मैंने ये लिख ही दिया है, बस आपका पी ए कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलालिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन इज इतना। कैलकुलेट द solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mm of Hg। आपको पता है solubility का मतलब क्या है? solubility का मतलब है, मोलालिटी वर्ड दे रखा है ना, यानी कि इनडायरेक्टली आपको बताया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल निकाल लो और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है 1000/18। हाउ सॉरी बेंजीन में डिजॉल्व हुआ ना तो 1000/78 आएगा। अगर वाटर होता तो हम यहाँ लेते 18 और अगर बेंजीन है सॉल्वेंट तो 1000/78, राइट। तो अब देखो जरा, के एच गिवन है, पार्शियल प्रेशर 760 mm गिवन है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, लगा के आप एक्स निकाल लीजिए, ठीक है। आपने एक्स कैलकुलेट करा, फिर एक्स यहाँ पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन हमें कैलकुलेट करना है। नीचे बेंजीन का मैंने ये निकाला था 1000/78, एक्स देखो ये एक्स की वैल्यू जो ऊपर से आया था और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन हमें कैलकुलेट करने हैं 1000/78, ये हमने कैलकुलेट कर लिए और आंसर आ गया। इसको सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि सॉल्युबिलिटी कैसे हुई, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन निकला, ये तो अरे नंबर ऑफ मोल्स इन 1 किलोग्राम हमने ज्यूम नहीं किया था, तो नंबर ऑफ मोल्स इन 1 किलोग्राम को मोलैलिटी या सॉल्युबिलिटी ही तो कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है 100 ग्राम ऑफ लिक्विड जिसका मोलर मास 140 है वॉज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, मोलर मास 180 है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वॉज फाउंड टू बी 500 टॉर। Calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in the solution if the total vapor pressure of solution is 475 torr। फॉर्मूला ये लगेगा, सिंपल सा फंडा है, राइट। पूछा क्या है उन्होंने हमसे, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड A, यानी कि हमें पहले इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेना चाहिए। यहाँ पे इकट्ठा लिखा हुआ है तो भी चलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप अलग अलग चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ये, मोलर मास इतना, मीन्स ए का जो मोल फ्रैक्शन निकलेगा दैट विल बी 100/140 और नीचे आएगा 100/140 प्लस 1000/180। यहाँ से आप एक्स ए निकाल लो, 1 में से माइनस कर देना, एक्स बी निकल आएगा। तो आप इसको वैल्यू यहाँ पुट करो, हम इसको नहीं देख रहे भाई, बड़ा अजीब सा है। पी कितना दे रखा है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 475, यहाँ 475 लगा दो। पी नॉट ए हमें कैलकुलेट करना है, एक्स ए यहाँ से आ जाएगा। पी नॉट बी गिवन है 500 टॉर और एक्स बी क्या है, जो यहाँ एक्स से आया है ना, 1 में से माइनस कर दो, उसको यहाँ पुट कर दो, तो आपका पी नॉट ए कैलकुलेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म एट 328 केल्विन एंड इतने mm इतना, एज्यूमिंग दैट दे फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। प्लॉट, हमें इसमें ग्राफ प्लॉट करना है। देखो इसमें वैल्यूज़ दे रखी हैं एसीटोन की पार्शियल प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन
और क्लोरोफॉर्म का भी आपको दे रखा है पार्शियल प्रेशर। तो आप क्या करेंगे, पहले एक नई टेबल बनाएंगे, उस नई टेबल में एसीटोन का मोल फ्रैक्शन और एसीटोन का वेपर प्रेशर और क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर आप देंगे टोटल, ये बना देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन का वेपर प्रेशर के साथ आप कर्व बना देंगे। ठीक है, वैल्यूज़ को यूज़ करके आपको दिखा देना है। यहाँ इसका लॉजिक क्या है, देखो सीधा नहीं आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजीन एंड टॉल्यूइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द entire range of composition. The vapor pressure of pure benzene, pure toluene given है, मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का वेपर फेज में। अगर 80 ग्राम बेंजीन को मिक्स किया 100 ग्राम टॉल्यूइन में, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे बेंजीन का। इसमें भी फॉर्मूला पीछे वाला ही लगेगा, कौन सा, PS इज इक्वल टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। A आपका बेंजीन है और B आपका टॉल्यूइन है। पहले मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकाल लीजिए, 80/78 विद दिस अपॉन 100/92, एवरीथिंग इज़ गिवन। इतने न्यूमेरिकल्स के बाद तो अब आप समझ आ जाना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकला, टॉल्यूइन के लिए माइनस कर दो 1 में से। बेंजीन का पार्शियल प्रेशर इतना आएगा, टॉल्यूइन का इतना। ओके, अब हमें वेपर फेस में निकालना है। वेपर फेस में हम लोग x नहीं y यूज़ करते हैं वर्ड, तो y हो जाएगा, मान लो बेंजीन का निकालना है वेपर फेस में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल प्रेशर, ये फॉर्मूला होता है। मोल फ्रैक्शन देखो मैं आपको बताती हूँ, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो x, वेपर में मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो y, तो ये y का फॉर्मूला है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। Next, the air is a mixture of number of gases. The major components are oxygen and nitrogen with approximate proportion of 20%, 79% by volume. हमारी एयर में ऑक्सीजन है इतनी, नाइट्रोजन है इतना। वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर, टोटल प्रेशर है 10। अगर हेनरी कांस्टेंट KH जो है वो इतना है और इतना रिस्पेक्टिवली, यानी KH इसका इतना है और नाइट्रोजन का इतना है। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेज इन वाटर। देखो हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का निकालेंगे। नाइट्रोजन कितनी है 79%, टोटल प्रेशर कितना था 10, इससे पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का आ जाएगा। ऑक्सीजन का 20/100 क्योंकि 20% था और 10 टोटल है, इंटू टोटल कर दो तो 2.0 एटमॉस्फेयर आएगा, राइट। पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ x मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालेंगे तो PO2 अपॉन KH आ जाएगा। KH गिवन था पीछे, PO2 हमने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली नाइट्रोजन का कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड I इज गिवन। I गिवन है तो पक्का फॉर्मूले में I लगेगा। डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज इतना एट 27 डिग्री सी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाई वाला, पाई V इज इक्वल टू INRT, राइट। V को इधर ले आओ, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, वैसे डिटर्मिन द अमाउंट W निकालना है, ये निकालना है हमें, राइट। देखो पाई की जगह पे पुट करोगे आप 0.75, V की जगह पुट करोगे 2.5, ये लीटर में ही लेना है, आपको पता है, मैंने पहले बताया है। I की वैल्यू गिवन है 2.47, N की जगह हमने लिखा WB अपॉन MB तो इसके फॉर्मूले से निकलेगा 111, इसका मोलर मास है, वो यहाँ लिख दो। WB हमें कैलकुलेट करना है, R की जगह पे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल आएगा, 0.082 आएगा। और T को केल्विन में कन्वर्ट कर लो, 27 डिग्री प्लस 273, 300 केल्विन आ जाएगा। एवरीथिंग पुट हियर एंड यू विल गेट द अमाउंट ऑफ दैट। नेक्स्ट है डिटर्मिन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम, इसको ग्राम में बदल लो पहले, इंटू 10⁻³ करके। K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर, वॉल्यूम सही है, लीटर में दे रखा है। 25 डिग्री को केल्विन में बदल लो, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ऐसा उसने बोला है। K2SO4 अगर कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो इसमें आयोन्स की संख्या 3 है, तो I की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो पाई V इक्वल टू INBRT, पाई V हैव टू कैलकुलेट, वॉल्यूम 2 लीटर दे रखा था, I 3 हमने बताया अभी। N की जगह मोलर गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, यानी कि 25 इंटू 10⁻³ और इसका मोलर मास, दैट विल कम आउट टू बी 174, यहाँ पुट कर दो। और R 0.082 और T की जगह 298 केल्विन, जो हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट करके किया था, तो आपका पाई एटमॉस्फेयर में कैलकुलेट हो जाएगा। So finally this marks the end of your NCERT bag and in text unsolved question. Okay, once again I would like to say बहुत सारी पढ़ाई करो, खाली वीडियो
सोते सोते मत देखो, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई भी करो, एनसीईआरटी की बुक उठाओ और उसमें से सारे क्वेश्चन दोबारा से करने की कोशिश करो। और अगर नहीं उठानी तो वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखना पड़ेगा ताकि दिमाग में घुस जाए कि स्टेटमेंट क्या थी और हमने कैसे किया था और कैसे करना है। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।